आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज पढ़ेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो इससे पहले पॉलिटी के जितने भी टॉपिक थे टॉपिक नंबर 21 तक, तो इन सभी को कवर कराया जा चुका है। यदि आपने इन सभी के बारे में नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज पढ़ेंगे पॉलिटी के 22वां टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें, जिससे आपको यह टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसे कहानी की तरह समझते हुए शुरुआत करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। जो हमारा देश भारत है तो इसमें प्रशासनिक ढांचा 3 स्तरीय है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उससे नीचे राज्य सरकार और जो सबसे नीचे आते हैं उनका नाम है स्थानीय स्वशासन। ठीक है ना, जो सबसे नीचे आते हैं उनमें आते हैं स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन में गांव और जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहा आता है। ठीक है ना, गांव और जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहा आता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन होती है तो उसे पंचायती राज कहा आता है, और जो शहरी क्षेत्र में शासन व्यवस्था होती है तो उसे नगर पालिका कहा आता है। तो आज पढ़ेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है स्थानीय स्वशासन, उनके बारे में, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है ना, गांव और जिले स्तर के शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहा आता है। तो यहाँ पे जान लेते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे पास तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो है ही, फिर भी हमें पंचायती राज व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान के चलिए कोई व्यक्ति जो गांव या शहर में रह रहा हो तो उसे किसी प्रकार की न्यायिक सहायता चाहिए, तो वह सीधे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास तो नहीं जा सकता। इसीलिए गांव में ही ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इनकी समस्या का निपटारा गांव में ही हो जाए। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। ठीक है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन क्यों किया गया। तो गांव और शहर के शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहा आता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। ठीक है ना, जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि इसमें जनता भाग ले और जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसे बढ़ावा दे, यानी कि जो सत्ता है इसको विकेंद्रीकरण करे। जो सत्ता है या सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास ही नहीं रहे, यह भारत के आम नागरिकों तक भी पहुंच सके। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का सुझाव दिया गया। तो इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रावधान पारित किया गया। जो लॉर्ड रिपन है तो यह 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे थे। तो इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान दिया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा आता है। जो लॉर्ड रिपन है तो इन्हें भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा आता है। तो इसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई। जो पंचायती राज व्यवस्था है तो यह 1992-93 से पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं थी, तो यह किसी किसी राज्य में लागू की गई थी, परंतु 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआती है। तो उसके बाद भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने लगा। तो अभी देखेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा किस प्रकार प्राप्त हुई थी, और इससे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है यह किस प्रकार गठित की गई थी, इन सभी के बारे में आगे देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया था।
जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। तो इन सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने इनके बारे में नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही अनुच्छेद 40 के जरिए इसे रखा गया था, ठीक है ना। पहले इसे अनुच्छेद 40 में रखा गया था, उसके बाद 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाती है। महात्मा गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में थे। जो महात्मा गांधी जी थे यह पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में थे। महात्मा गांधी जी का कहना था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है, ठीक है ना। जो महात्मा गांधी जी थे यह जो कि पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में थे। इनका कहना था कि जो लोकतंत्र है यह केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है, यानी कि बिना जन भागीदारी के जो लोकतंत्र है यह सफल नहीं हो सकती। इसके बाद जो भीमराव अंबेडकर थे तो यह पंचायती राज के समर्थन में नहीं थे, ठीक है ना। जो भीमराव अंबेडकर थे तो यह पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि इनका कहना था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इससे गांव के जो प्रमुख और शक्तिशाली लोग हैं सभी शक्ति उनके पास चली जाएगी, जिससे पिछले और दलित समाज पीछे ही रह जाएंगे। जो भीमराव अंबेडकर है तो यह पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि इनका कहना था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इससे गांव के जो प्रमुख और शक्तिशाली लोग हैं सभी शक्ति उनके पास चले जाएंगे और वह प्रमुख बन जाएंगे, जिससे जो पिछले और दलित समाज है यह पीछे ही रह जाएगी। अब देख लेते हैं पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां। जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इनसे जो प्रमुख समितियां बनी थी उनके बारे में देख लेते हैं, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए समर्थन किए थे। देख लेते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था है या किस प्रकार अपना वर्चस्व में आए थे। सबसे पहले है बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो इन सभी समिति को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले है बलवंत राय मेहता समिति। इस समय प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे तो यह इस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया। जो बलवंत राय मेहता समिति थी तो इन्होंने भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया था, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने का। बलवंत राय मेहता समिति को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। जो बलवंत राय मेहता समिति है तो इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था, जो कि था ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पे, और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पे। अभी आगे देखेंगे। इसीलिए इन्हें पंचायती राज के वास्तुकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इन्होंने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था दिए थे, आगे चलकर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसी व्यवस्था को लागू किया गया और वर्तमान में यही व्यवस्था चली आ रही है। इन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो पावर थी यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास थी, परंतु अब यह आम जनता के पास भी चली आई थी, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था के कारण। इसीलिए इन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक के नाम से भी जाना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। जो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव, देख लेते हैं। ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का गठन जो कि ग्राम स्तर पर होना चाहिए। पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए और जिला परिषद या जिला पंचायत का गठन जो कि जिला स्तर पर होना चाहिए। तो यह 3 प्रावधान दिए थे, ठीक है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 1957 में। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत।
तो इन्होंने तो यह सुझाव दिया था, परंतु इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं थी। तो इन सभी स्थितियों को देखने के बाद भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा। ठीक है ना, इन्होंने तो सिर्फ सुझाव दिया था कि इस तरह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। तो इन सभी को देखने के बाद भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा था सभी राज्यों को, परंतु सभी राज्यों ने इसका सहयोग नहीं किया और सभी राज्यों ने इसे लागू नहीं किया, परंतु कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने लागू किया था। देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान के नागौर जिले बना। ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान पहला राज्य बना जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाए थे और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव बना था। ठीक है ना, बगदरी गांव जो कि पंचायती राज अपनाने वाला प्रथम गांव बना था। और इसके कुछ ही दिनों बाद 11 अक्टूबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किया। ठीक है ना, सबसे पहला राज्य पंचायती राज बनाने वाला जो कि राजस्थान बना और इसके कुछ ही दिन बाद 1959 में ही जो कि आंध्र प्रदेश जो कि दूसरा राज्य बना। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे आते हैं कि बताइए प्रथम राज्य कौन बना जो पंचायती राज अपनाए थे, तो वह था राजस्थान, और दूसरा राज्य कौन बना जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था, तो वह था आंध्र प्रदेश। इन्होंने एक ही साल में अपनाए थे 1959 में। बलवंत राय मेहता समिति पूरी तरह से सफल नहीं रह पाई। ठीक है ना, जो यह समिति थी तो इन्होंने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा था, परंतु कुछ ही राज्य ने इसे अपनाया था क्योंकि इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं थी। तो जो राज्य चाहे इसे अपना सकते थे, इसलिए ज़्यादा राज्य ने इसे नहीं अपनाया, इसलिए जो यह समिति थी यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। तो इसके बाद फिर अगला समिति आती है, देख लेते हैं इसके बाद कौन समिति आई थी। अब है अशोक मेहता समिति जो कि 1977 ईस्वी में आई थी। इस समय प्रधानमंत्री के पद पर मोरारजी देसाई थे। जो मोरारजी देसाई है तो इस समय यह प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। ठीक है ना, जो अशोक मेहता समिति है तो यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया जो कि था मंडल पंचायत जो कि ब्लॉक स्तर पे और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर। इन्होंने ग्राम पंचायत को हटा दिया था। जो ग्राम पंचायत थी तो इन्होंने इसे हटा दिया था। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया जो कि मंडल पंचायत जो कि ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद या जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर। ठीक है ना, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो कि अशोक मेहता समिति ने दिया था। इन्होंने कहा मंडल पंचायत जो कि ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद या जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ग्राम न्यायालय का गठन होना चाहिए। जो अशोक मेहता समिति थी इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ही न्यायालय का गठन होना चाहिए। इन्होंने SC और ST को आरक्षण देने का भी सुझाव दिया था। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है तो इन्हें आरक्षण देने का भी सुझाव दिया था, लेकिन यह समिति भी असफल रही। ठीक है ना, जो अशोक मेहता समिति है यह भी असफल रही, यह भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई क्योंकि इन्होंने सिर्फ द्विस्तरीय शासन व्यवस्था का गठन किया था। मंडल पंचायत जो कि ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद या जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर, इसलिए जो यह समिति है यह भी असफल रही। इसके बाद आती है GVK राव समिति 1985 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि पंचायती राज का 4 स्तरीय ढांचा होना चाहिए। ठीक है ना, जो GVK राव समिति है इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यह 4 स्तरीय होना चाहिए। जो बलवंत राय मेहता समिति है तो इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचा का व्यवस्था दिया था, और जो अशोक मेहता समिति है तो इन्होंने द्विस्तरीय शासन व्यवस्था का ढांचा दिया था, परंतु जो GVK राव समिति थी तो इन्होंने 4 स्तरीय ढांचा बनाने के लिए प्रावधान दिया था। देख लेते हैं
कौन कौन है? राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है ना। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपसे यह पूछा जा सकता है कि बताइए 4 स्तरीय ढांचा किन्होंने दिया था? तो वह था GV राव समिति ने। इसके बाद है LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में LM सिंघवी समिति आती है। तो इस समय प्रधानमंत्री के पद पर राजीव गांधी थे। जो राजीव गांधी है तो यह इस समय प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। तो इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। इससे पहले जितने भी समिति थी इन्होंने संवैधानिक दर्जा की मांग नहीं की थी, परंतु जो LM सिंघवी समिति है तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया, क्योंकि बिना संवैधानिक दर्जा दिए हुए यह पूरे देश में लागू नहीं की जा सकती। इससे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है यह कुछ ही राज्यों में लागू हो पाती थी, जिस कारण यह उतना प्रभावशाली नहीं हो पाई। तो इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने के लिए इसका सुझाव दिया। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का भी सुझाव दिया था। जो LM सिंघवी समिति है तो इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि बताइए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इससे पहले किन्होंने दिया था? तो वह था बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव फिर से 1986 ईस्वी में LM सिंघवी के द्वारा दिया जाता है। इन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन का भी सुझाव दिया था। ठीक है ना, यानी कि ग्राम न्यायालय का गठन गांव में ही किया जाए। इसका सुझाव भी LM सिंघवी के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी सुझाव दिया था। ठीक है ना। जो LM सिंघवी समिति है तो इन्होंने राज्य चुनाव आयोग का भी गठन करने का सुझाव दिया था। देख लेते हैं एक बार और। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा का सुझाव दिया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान की जाए। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन का भी सुझाव दिया था और राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी सुझाव दिया था। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें। इसके बाद आती है PK थुंगन समिति 1989 ईस्वी में। इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज व्यवस्था संस्थानों पर विचार करने के लिए किया गया तथा इस समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। ठीक है ना। जो LM सिंघवी समिति है और जो PK थुंगन समिति है यह दोनों ने जो पंचायती राज व्यवस्था है इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए सिफारिश की थी। सबसे पहले संवैधानिक दर्जा की मांग जो कि LM सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था सन 1986 में। तो इन सभी घटनाओं को देखने के बाद 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी तो इनके द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो उस समय राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री के पद पर, इन्होंने 64वां संविधान संशोधन द्वारा इस विधेयक को संसद में पेश किया। इसके बाद लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया, क्योंकि उस समय जो कि राजीव गांधी की सरकार था तो यह विधेयक लोकसभा से पारित हो जाती है, परंतु राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया। ठीक है ना। लोकसभा से तो यह पारित हो जाती है परंतु राज्यसभा से यह विधेयक पारित नहीं हो पाई, इसलिए यह विधेयक कानून नहीं बन सका। ठीक है ना। जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की बात की जा रही थी तो इस विधेयक को लोकसभा में बहुमत मिल जाती है परंतु राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाती है, जिस कारण यह विधेयक कानून नहीं बन सकी। तो इसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम PV नरसिम्हा राव की सरकार में पारित हुआ। तो 22 दिसंबर 1992 में यह लोकसभा से पारित हो जाती है। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से थी तो यह लोकसभा से पारित 22 दिसंबर 1992 को हो जाती है।
और इसके अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992 को यह राज्यसभा से भी पारित हो जाती है। ठीक है ना। जो यह विधेयक थी जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की, तो यह लोकसभा से 1992 में 22 दिसंबर को पारित कर दी जाती है और इसके अगले ही दिन 23 दिसंबर को यह राज्यसभा से भी पारित हो जाती है। इसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर हो जाती है, क्योंकि कोई भी विधेयक कानून तब बनती है जब यह लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाए और बाद में जाकर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर हो। उसी के बाद कोई भी विधेयक कानून बनती है। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993 को हो जाती है। इसके बाद 24 अप्रैल 1993 से यह पूरे देश में लागू हो जाती है। ठीक है ना। जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इस प्रकार इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है ना। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज के दिवस के रूप में भी हर वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई थी। अब देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या क्या बात को रखी गई है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9, जो संविधान के भाग 9 है और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे भाग 9 में और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक प्रावधान किया गया है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है। और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या मात्र 8 थी, परंतु यह वर्तमान में बढ़कर 12 हो चुकी है। तो इन्हीं में से 11वीं अनुसूची जो थी यह पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। यानी कि 29 विषय पर जो पंचायत है यह अपना कानून बना सकती है। ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई और इसमें 29 विषय को रखे गए हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, जो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था त्रिस्तरीय ढांचा, तो इसी को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया। यानी कि ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर, इसी को लागू किया जाता है। ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इसके 3 स्तर है। ठीक है ना। तो इसके प्रत्येक स्तर पर जो महिलाएं हैं इनको आरक्षण का प्रावधान किया गया है 1/3, यानी कि 100 में से 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान की गई है पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर। यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों स्तर पर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है और इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद के हो, उन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि किसी प्रकार से जो सदस्य है यह रिक्त हो जाते हैं तो इस स्थिति में 6 माह के अंदर ही चुनाव करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति है तो इन्हें जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। यह सभी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। और जो OBC है यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इनको आरक्षण राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। यानी कि जो राज्य के विधानमंडल होते हैं तो इन पर छोड़ दिया गया है
यह चाहे तो ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। हर गांव में ग्राम सभा का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो ग्राम सभा होती है तो इसे प्रत्येक गांव में लागू करने का प्रावधान कर दिया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। देख लेते हैं ग्राम सभा कहते किसे है। गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो। मतदाता सूची यानी कि जो भी 18 वर्ष के प्लस हो, यानी कि जिनके पास वोटर आईडी कार्ड प्राप्त हो, यानी कि वह मतदान कर सके। तो गांव के उन लोगों का समूह जो मतदाता सूची में पंजीकृत हो। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है, ठीक है ना, तभी गांव में ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक जनसंख्या होना अनिवार्य है, जो कि मतदाता सूची के अंतर्गत आते हो, यानी कि 18 प्लस व्यक्ति, ठीक है ना। यदि मान के चलिए किसी गांव में जो कि 150 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मतदाता सूची बनी हुई है, यानी कि 18 प्लस है, तो वह दूसरे गांव से भी आ सकते हैं। कम से कम 200 होना ही चाहिए, तब जाकर ग्राम सभा गठित होगी। अब देख लेते हैं पंचायती राज की संरचना। जो पंचायती राज है इसकी संरचना को देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यपालिका वार्ड सदस्य होते हैं। जो वार्ड होते हैं तो यही कार्यपालिका कहलाते हैं और इसके प्रधान मुखिया होते हैं, ठीक है ना। ग्राम पंचायत के कार्यपालिका जो कि वार्ड सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं यह मुखिया होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि जनता के द्वारा चुना जाता है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं तो इन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव इसमें होता है। ग्राम पंचायत में न्यायपालिका के प्रमुख पंच और सरपंच होते हैं। जो ग्राम पंचायत है तो इसमें न्यायपालिका के प्रमुख जो कि पंच और सरपंच होते हैं, जो कि न्यायिक मामले को देखते हैं। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी ग्राम सेवक और VDO होते हैं, ठीक है ना। इसमें सरकारी अधिकारी ग्राम सेवक और VDO होते हैं। तो एक बार और इसे देख लेते हैं ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत के कार्यपालिका वार्ड सदस्य कहलाते हैं और इसके प्रधान मुखिया कहलाते हैं। जो ग्राम पंचायत है तो इसके जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। ग्राम पंचायत में न्यायपालिका के प्रमुख पंच और सरपंच होते हैं जो न्यायिक मामलों को देखते हैं। और ग्राम पंचायत के जो सरकारी अधिकारी होते हैं वह ग्राम सेवक और VDO कहलाते हैं। इसके बाद है पंचायत समिति। पंचायत समिति के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है, ठीक है ना। जो पंचायत समिति है तो इसके अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख कहलाते हैं। इसका चुनाव मुख्य तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है ना। पंचायत समिति में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जिनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, परंतु इसमें मुख्यतः तौर पे जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी VDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना। जो पंचायत समिति है तो इसमें जो सरकारी अधिकारी होते हैं वह VDO कहलाते हैं। इसके बाद है जिला पंचायत, जो कि जिला स्तर पर होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। जो जिला पंचायत है तो इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं। इसका चुनाव मुख्य तौर पे अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो जिला पंचायत है तो इसमें जो चुनाव होता है यह भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता इसमें भाग नहीं लेती है, परंतु कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जिनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, जिसमें जनता भाग लेती है। इसमें जो सरकारी अधिकारी होते हैं वह CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाते हैं। एक बार और इसे देख लेते हैं।
जो जिला पंचायत है तो जिला पंचायत जिला स्तर पर होते हैं। इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं। इसका चुनाव मुख्यतः तौर पे अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसमें जनता भाग नहीं लेती, परंतु कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो सरकारी अधिकारी होते हैं वह CEO कहलाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे पंचायत की संरचना समाप्त हुई। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक। तो जितने भी अनुच्छेद है इनमें जिन बातों की चर्चा की गई है इन सभी के बारे में पीछे पढ़ लिए। अब देख लेते हैं किस अनुच्छेद में किस बात की चर्चा की गई है। पंचायती राज अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। 243 इसमें पंचायती राज की परिभाषा है। जो पंचायती राज है तो इसके परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 243 में है। 243 ए तो इसमें ग्राम सभा का वर्णन है, ठीक है ना। जो ग्राम सभा होती है तो इसका वर्णन 243 ए में है। इसके बाद है 243 बी, पंचायतों का गठन पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होगी, पर जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वह द्विस्तरीय हो सकती है, ठीक है ना। जो 243 बी है इसमें यही कहा गया है पंचायतों का गठन का वर्णन है, ठीक है ना। इसमें पंचायतों का गठन का वर्णन दिया गया है। पंचायती संस्था ऐसे तो त्रिस्तरीय होगी, परंतु जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वह जो पंचायती राज व्यवस्था है यह द्विस्तरीय ही होगा। पंचायत के स्तर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ठीक है ना। जो पंचायत के स्तर है यह 3 है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। तो जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ क्षेत्र पंचायत नहीं होगी, वहाँ सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला पंचायत ही होगी। जो पंचायत समिति है यह नहीं होगी, ठीक है ना। जो क्षेत्र पंचायत है यह वहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ द्विस्तरीय ही शासन व्यवस्था चलेगी, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। अनुच्छेद 243 सी, पंचायत की संरचना। जो पंचायत की संरचना है तो इन सभी के बारे में देख लिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। तो इसमें पंचायत की संरचना का वर्णन है। अनुच्छेद 243 डी, इसमें कहा गया है स्थान का आरक्षण। SC और ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात पर होगा और महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान। और जो OBC है तो इनका आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्णय पर होगा। जो अनुच्छेद 243 डी है तो इसमें स्थान का आरक्षण दिया गया है। और जो SC ST है यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो कि इनको आरक्षण जनसंख्या के अनुपात पर दिया जाएगा। और जो महिलाएं हैं जो कि पंचायत राज के प्रत्येक स्तर पर, तो इन सभी को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 33% आरक्षण इन्हें प्रत्येक स्तर पर दिया जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के। और जो OBC है तो इनको आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्णय पर होगा, यानी कि जो राज्य विधानमंडल है यह चाहे तो दे भी सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 243 ई, इसमें कार्यकाल का वर्णन दिया गया है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है ना। जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इसमें जो कार्यकाल है यह 5 वर्ष का होगा 243 ई में। इसके बाद है 243 एफ, सदस्यों की योग्यता। जो 243 एफ है तो इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इसमें सदस्यों की योग्यता का वर्णन है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ठीक है ना। इसमें सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243 जी, पंचायत की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। जो 243 जी है तो इसमें पंचायत की शक्ति, कार्य और अधिकार के बारे में दिया गया है। 243 एच,
पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार। जो पंचायती संस्था है तो इन्हें 29 विषय दिए गए हैं, तो इन्हें कर लगाने का प्रावधान दिया गया है 243H में, ठीक है ना, यानी कि यह कर लगा सकते हैं, टैक्स लगाने का प्रावधान। 243I राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा होगा। जो राज्यों में वित्त आयोग का गठन होगा यह राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। यह 243I में दिया गया है। 243J पंचायत के लेखाओं का संप्रेक्षा, यानी कि जो पंचायत है यह किसी विकासात्मक कार्य में जो पैसा खर्च करते हैं उनका लेखा जोखा का संप्रेक्षा, ठीक है ना, 243J में है। 243K पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा। जो पंचायत है तो इनमें निर्वाचन आयोग का गठन का वर्णन है जो कि राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा होगा। 243K में यही कहा गया है। 243L संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। जो पंचायती राज व्यवस्था है तो यह संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू होता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। 243M कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, ठीक है ना। जो पंचायती राज व्यवस्था है या कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, जैसे कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इन राज्यों में जो पंचायती राज व्यवस्था है यह लागू नहीं होगी, होगी भी तो संशोधन करके, ठीक है ना, यानी कि कुछ क्षेत्र में लागू ना होना। इसका वर्णन 243M में है। इसके बाद है 243N विद्वान विधियों और पंचायत का बना रहना, यानी कि जो कानूनी विधि है पंचायत में इन सभी का बना रहना। इसके बाद है अनुच्छेद अंतिम 243O निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। जो 243O है तो इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है, यानी कि जो न्यायालय है यह पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचन होती है इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जितने भी अनुच्छेद थे पंचायती राज व्यवस्था से समाप्त हुई। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 पंचायती राज के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 3 स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी रॉड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। क्वेश्चन नंबर 6 पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो वह था ऑप्शन ए राजस्थान का नागौर जिला। क्वेश्चन नंबर 7 पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो वह था ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 द्विस्तरीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 9 चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ऑप्शन बी GV राव समिति ने 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ऑप्शन सी यह दोनों ने दिया था, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति ने
परंतु पहले जो कि एलएम सिंघवी समिति ने इसका सुझाव दिया था। ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन सी, यह दोनों ने संवैधानिक दर्जा बनाने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिली? तो ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992-93 में। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज व्यवस्था को कब पूरे देश में लागू किया गया? तो ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण का वर्णन है? तो ऑप्शन सी 33%, 1/3 आरक्षण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी मुखिया कहलाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ कितने स्तरीय पंचायत होगी? तो वहाँ द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह है ऑप्शन बी 21 वर्ष। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।